क्या कोई ऐसे आईपीएस अधिकारी आपको ध्यान आ रहे हैं जिन्होंने आईपीएस में रहने के बावजूद किसी राज्य के शिक्षा विभाग में काम किया और वहाँ कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की? जीरो जो है इसको हम क्या माने कि इसका खोज हुआ या इसका आविष्कार हुआ, और उसके पीछे आप अपना तर्क बताइए। आपने बनारस के कल्चर को बहुत पास से महसूस किया होगा। यस सर। ऐसा क्या लगता है आपको बनारस की जो कल्चर थी उसमें ऐसी क्या खास बात लगती है कि उस पर जो चीज़ें लिखी गई वो लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आई? हम सीमेंट की ग्रेडिंग के बारे में बहुत सुनते हैं। ये कौन कौन से आधार हैं जिस पर सीमेंट की ग्रेडिंग की जाती है? मे आई कम इन सर? यस प्लीज डू, आइए बैठिए। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार, बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। आप हैं गगन? यस सर। गगन, अपना परिचय दीजिए, जो भी आपको लगता हो कि हमें पता होना चाहिए आपके बारे में वो सब बताइए। सर जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम गगन सिंह मीना है। मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ग्राम से की थी। अपना ग्रेजुएशन IIT VHU वाराणसी से सिविल इंजीनियरिंग में किया है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था। और सर जो मेरी हॉबी थी, एक ग्राम विकास समिति में एक सदस्य के रूप में थोड़ा सामाजिक काम करना। और सर वर्तमान में मैं भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हूँ और अभी मैंने EOL लिया हुआ है। अच्छा, EOL क्या होता है? सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होती है। क्यों इसका नाम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव है? सर जो टोटल सर्विस ड्यूरेशन है उसके अंतर्गत एक जो सेंट्रल कर्मचारी है वो 5 साल तक की ऑर्डिनरी लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकता है, जैसे उसको पढ़ाई करना हो या फिर आगे अपनी कोई और स्ट्रीम में उन्हें काम करना हो। तो इस वजह से सर इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो काम होता है सर्विस के अलावा, उन सब के लिए सर इसका नाम शायद एक्स्ट्रा। लेकिन जब आपको स्टडी लीव मिलती है, यस सर, क्या स्टडी लीव भी EOL का पार्ट होती है? अगर आप आज से 10 साल के बाद मान लीजिए भारत सरकार आपको भेजे हार्वर्ड में या कहीं पढ़ने के लिए, तो स्टडी लीव मिलती है, क्या वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव है या वो अलग से होती है? सॉरी सर, इस संबंध में मुझे जो एग्जैक्ट जानकारी सर ये EOL की और क्या होती है उस संबंध में सर नहीं। तो जैसे भी आप EOL पे हैं, तो ये जो पीरियड है EOL का, ये आपकी सीनियोरिटी में काउंट होगा या नहीं होगा? जी सर, सीनियोरिटी में ये काउंट होगा। टोटल IPS की जो ट्रेनिंग है वो 4 साल में कंप्लीट करना कंपलसरी रहता है। तो जो एकेडमी है 1 साल की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव प्रोवाइड करता है अगर आपको फिर से एग्ज़ाम में अफेयर होना है या फिर कोई फिजिकल कंडीशन ऐसी आ गई है कि आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते, तो उस केस में जो EOL प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप अगली बार एग्जाम दे रहे हैं तो ये कंपलसरी EOL है सरकार की तरफ से या आपकी चॉइस होती है? नहीं सर, अगर एग्ज़ाम आप देना चाहते हो तो उस केस में आप तभी एग्ज़ाम दे सकते हो तब आपने EOL ली है, ट्रेनिंग के साथ एग्ज़ाम नहीं दे सकते सर। ठीक है, यानी कि कंपलसरी EOL इस तरह से हो सर। गई। जब आप IPS बन गए और आपका व्यक्तित्व देख के लग भी रहा है कि आप पुलिस के लिए बहुत सूटेबल व्यक्ति हैं, लंबे चौड़े हैं, आपकी आवाज़ बुलंद है, आपको देख के लोग, अपराधी लोग घबराएंगे बहुत ज़्यादा, फिर क्यों आप IAS बनना चाह रहे हैं? देश के लिए तो IPS भी उतना ही ज़रूरी है। सर IPS एक अच्छी सर्विस है और सर मुझे अपनी सेवा के ऊपर गर्व है। लेकिन सर जो प्रशासनिक सेवा है, जब मैंने जो तैयारी स्टार्ट की थी तब से मेरा जो प्रशासनिक सेवा में आने का सपना भी था। और सर मैंने अपने जो ग्राम के लेवल के ऊपर जो समस्याएं देखी है, महिलाओं की, किसानों की, शिक्षा की या स्वास्थ्य की, उन सारे डाइवर्स क्षेत्र में काम करने की अपॉर्चुनिटी जो प्रशासनिक सेवा है वो ज़्यादा देती है। हालांकि सर मैं पुलिस सेवा में भी रहता हूँ तो मैं अपने पूरे डेडिकेशन के साथ इधर भी सर काम करूँगा। क्या कोई ऐसे IPS अधिकारी आपको ध्यान आ रहे हैं जिन्होंने IPS में रहने के बावजूद किसी राज्य के शिक्षा विभाग में काम किया और वहाँ कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की? सर जैसे थोड़ा संकेत करो, तेलंगाना की बात मैं कर रहा हूँ। सॉरी सर, अभी मैं उनका नाम सर याद नहीं कर पा रहा। प्रवीण कुमार। यस सर, थैंक यू सर। अब बताइए क्या किया उन्होंने? सर उन्होंने जैसे गांव के लेवल पे बच्चों की क्या क्या समस्याएं होती है, उन समस्याओं को उन्होंने वहाँ पे आइडेंटिफाई किया। उसके अलावा जैसे उनके लिए पुस्तक प्रोवाइड करना, गरीब बच्चों के लिए किसी NGO की मदद लेना और फिर उनको जैसे ड्रेस है और वो कैसे स्कूलों तक जा सकते हैं। काफ़ी जैसे गाँवों के अंतर्गत जो लड़कियाँ हैं उनको स्कूल भेजने से लोग डरते हैं, फिर उनको आगे नहीं पढ़ाते हैं, तो उन क्षेत्रों में सर उन्होंने काम किया था। कुछ और भी, कुछ खास, बहुत ही खास काम इसके अलावा? सॉरी सर, वो तो मैं अभी याद नहीं कर पा रहा। इस देश के सबसे महान 5 IPS ऑफिसर्स कौन लगते हैं आपको अभी तक? सर जैसे वर्तमान में हमारे जो NSA है श्री अजीत डोभाल जी। ठीक है। और जो पहली महिला IPS थी श्रीमती किरण बेदी जी। ठीक है। सर जूलियन रेब्रो जी। और सर प्रकाश सिंह जी, जिन्होंने जो प्रकाश सिंह जजमेंट आया था। ठीक है। और सर श्री KPS गिल जी। ठीक है। रॉ की स्थापना किसने की थी? सॉरी सर, उस संबंध में जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं। तो गगन ये बताएं
ये जो गगन है ये क्या है? हम जब दर्शन में पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं, तो बाकी सब व्याख्याएं तो हो जाती हैं, इसकी व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं कि आकाश और स्पेस यानी कि स्थान एक ही चीज़ है। कुछ कहते हैं कि नहीं, आकाश तो एक महाभूत है। आपने भी सुना होगा क्षिति जल पावक गगन समीरा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये 5 महाभूत हैं, गगन भी एक महाभूत है। तो कुछ लोग मानते हैं कि गगन एक महाभूत है, जबकि स्पेस उससे अलग चीज़ है। स्पेस तो उसके अंदर है, यह स्पेस में गगन है। आपकी राय में आकाश का क्या मतलब है, क्या एग्जिस्टेंस है आकाश की? सर जो अलग अलग साइंटिस्ट है उनका इस संबंध में सर अलग अलग मत रहा है कि जो आकाश अलग है, अंतरिक्ष अलग है, और जो हमारे कुछ आध्यात्मिक ग्रंथ है उनका इस संबंध में अलग से इंटरप्रिटेशन रहा है। बहुत बढ़िया। सर जैसे मैं मानता हूँ कि सर आकाश अलग है और सर अंतरिक्ष का जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा व्यापक है। जैसे सर हम ऊपर जाते हैं तो हमें जो बादल दिखाई देते हैं वो सर एक आकाश और गगन का हिस्सा है। बाकी सर जो अंतरिक्ष है और जो पूरा ब्रह्मांड है उसका सर जैसे अभी तक कुछ उसमें ये भी बोलते हैं कि ब्रह्मांड अनंत है। काफ़ी थ्योरी ऐसी भी है कि ब्रह्मांड अनंत नहीं है, वो एक फाइनाइट है। तो सर अब मुझे तो इसमें यही डिफरेंस लगता है सर। सिविल इंजीनियरिंग आपने की और सिविल सर्विसेज में आप आना चाह रहे हैं, मतलब आ भी चुके हैं। इन दोनों में जो सिविल शब्द है इसमें क्या समानता है? सर सिविल का मुख्य काम जो पब्लिक से रिलेटेड जो काम होता है, इस वजह से इसमें सिविल का उपयोग किया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग जैसे पब्लिक के लिए रोड बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर के और सारे प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग्स है, रेलवे है, ये सारे काम करता है। और सर सिविल सर्विस के माध्यम से जो सिविल सर्वेंट है सरकार के द्वारा जो डायरेक्ट रूप से या फिर इनडायरेक्ट रूप से उनके भले के लिए कौन कौन सी स्कीम और उनको सुविधा दी जा सकती है, तो इस वजह से सर सिविल का मतलब दोनों में। आप मीणा समुदाय से हैं, यस सर। एक जनजातीय समुदाय से आने की वजह से मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हमारे संविधान में कुछ खास प्रावधान हैं। एक है 5वीं अनुसूची, एक है 6ठी अनुसूची और एक है आर्टिकल 371। ये तीनों क्या हैं और कैसे विभिन्न जनजातियों के हितों का संरक्षण करने में सहायक हैं? सर जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उनके जो प्रशासनिक जो काम है उनके लिए इसमें प्रोविज़न किए गए हैं। 5वीं अनुसूची में है? नहीं सॉरी सर, वही सर 6ठी में है ये। अच्छा सर 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित और जो जनजातीय क्षेत्र है उनके लिए प्रोविज़न है। अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र एक ही बात होती है? जी सर, दोनों का एक ही मतलब होता है? ये सर जो भारत सरकार के द्वारा उन क्षेत्रों को अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के रूप में नोटिफाइड किया जाता है। लद्दाख के सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची का हिस्सा बनाया जाए। यस सर। तो 5वीं अनुसूची की बात क्यों नहीं कर रहे? सर 6ठी अनुसूची के अंतर्गत उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलती है। जैसे सर जो वहाँ पे जो ऑटोनॉमस काउंसिल है उसका गठन होता है और उसके माध्यम से उनका रिप्रेजेंटेशन होता है। कुछ सेंट्रल के और जो स्टेट के जो रूल्स है वहाँ पे लागू होते हैं या फिर उस तरीके से लागू होती है कि वहाँ की जो जनजाति है उनकी प्रथा और जो कस्टम है उनके अनुसार भी लागू हो। इसके साथ ही सर उनको फाइनेंशियल पावर रहती है, कुछ जुडिशियल भी पावर रहती है और अपने क्षेत्र में वो किन्हीं लोग जो कुछ लोग आना चाहते हैं फिर वहाँ से बाहर जाना चाहते हैं उनको प्रतिबंधित भी कर सकते हैं। ठीक। गगन, यस सर। मुझे ये बताइए कि भारत इस वर्ष में कौन से 2 इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल समिट ऑर्गेनाइज कर रहा है, होस्ट कर रहा है? सर एक तो G20 की मीटिंग करेगा और दूसरा सर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की मीटिंग भी करेगा। ठीक है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हर वर्ष 2 इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स होती है, एक हेड ऑफ स्टेट और एक हेड ऑफ गवर्नमेंट। यस सर। तो भारत कौन सी होस्ट करेगा और क्या अंतर है इनमें? सॉरी सर, मुझे इस संबंध में तो जानकारी नहीं है कि सर कौन सी करेगा। हेड ऑफ ठीक है, अच्छा ये बताइए हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में भारत के अनुसार क्या यस सर फर्क है? सर जैसे हेड ऑफ स्टेट पे तो जो हमारे राष्ट्रपति लेवल की मीटिंग है वो होती है और हेड ऑफ गवर्नमेंट में सर प्राइम मिनिस्टर के लेवल की मीटिंग होती है। तो क्या वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जब हेड ऑफ स्टेट मीटिंग होती है तो भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं? सर ऐसा काफ़ी बार हुआ है सर। एक बार जैसे हमारे उपराष्ट्रपति जी भी जो हेड ऑफ स्टेट की जो मीटिंग हुई थी उसको अटेंड करने के लिए भी गए थे सर। तो ऐसी मतलब कोई खास वजह नहीं है कि प्रधानमंत्री को ही अटेंड करनी है? यस सर। अच्छा, कितने मेंबर देश हैं इसमें SCO में? सर SCO में वर्तमान में तो 8 मेंबर है और ईरान को भी सर इसमें अभी शामिल किया गया है। 2023 में जब भारत के अंदर मीटिंग होगी तब ईरान भी इसका पूर्ण सदस्य बन जाएगा। ठीक है। गगन, मुझे ये बताइए कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर से क्या समझते हैं?
सर जब एक देश अपने संबंधों को, अपने सांस्कृतिक संबंध, ऐतिहासिक संबंध, इनके आधार पे दूसरे देश के साथ संबंध बनाता है तो इसको सर सॉफ्ट पावर बोलते हैं। और जब सर किन्हीं दो देशों के बीच संबंध उनकी मिलिट्री पावर के आधार पर या फिर इकोनॉमिक पावर के आधार पर होते हैं तो सर उसको हार्ड पावर बोलते हैं। भारत के मामले में आप क्या समझेंगे कि भारत का सॉफ्ट पावर ज़्यादा है या हार्ड पावर ज़्यादा है? सर हमारे जो पड़ोसियों के साथ हो या फिर दूसरे देशों के साथ संबंध हो वो सॉफ्ट पावर के ऊपर अधिक निर्भर करते हैं और हम सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को ही बढ़ावा ज़्यादा देते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि जो नए प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं तो कभी कभी कहा जाता है कि ये ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट है, ये ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है, क्या अंतर है इसमें? सर अगर कोई प्रोजेक्ट पहले से ही चल रहा हो और उसमें कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट और किया जाता हो तो उसे सर ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। और सर जैसे कोई प्रोजेक्ट पहले से चल नहीं रहा है, उसका पूरा तरीके से फिर से रीजनरेट करना है तो सर उसको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहा जाता है। जैसे सर किसी गांव के अंदर पहले कोई फैक्ट्री नहीं है, वहाँ पे अगर नई फैक्ट्री हमें खोलनी है तो सर उसे ग्रीन फील्ड बोला जाएगा। अगर पहले से ही वहाँ पे फैक्ट्री है, उसमें कुछ और इन्वेस्टमेंट करना है तो सर उसको ब्राउन फील्ड। बिल्कुल सही। अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा है फ्रीबीज़ को लेकर। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्रीबीज़ सरकार का दायित्व है, दिए जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको फ्रीबीज़ कहना ही गलत है क्योंकि ये तो सरकार को वेलफेयर मेजर्स हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी हम श्रीलंका और बाकी पड़ोसी देशों की भी हालत देख रहे हैं कि जहां मतलब पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ की वजह से आर्थिक संकट आ गया है। आपको क्या लगता है कि फ्रीबीज़ देना सही है या नहीं, और आपके उसके पीछे आपका तर्क? सर मुझे लगता है कि सरकार के द्वारा जो एक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत अपने जो वंचित वर्ग है फिर गरीब तबका है उनके उत्थान के लिए कुछ कल्याणकारी कदम उठाए जाने चाहिए। अभी भी जो सर जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है या फिर स्किल डेवलपमेंट में है, सरकार के काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम इसके अंतर्गत चलाए हैं। लेकिन सर अगर हम कुछ वादे ऐसे करें जो इकोनॉमिक रूप से वायबल ना हो या फिर चुनाव में वो लाभ प्राप्त करने के लिए हो और उनके पीछे कुछ लॉजिक ना हो तो सर ऐसे वादे फ्रीबीज के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, किसानों को जो मुफ्त बिजली दी जाती है, यस सर, इसको आप क्या मानेंगे? सर मैं इसको फ्रीबीज मानता हूँ क्योंकि सर सभी किसानों को फ्री बिजली की आवश्यकता नहीं होती। इसके माध्यम से जो किसान बिजली का बिल भर भी सकते हैं वो भी फिर बिल नहीं भरते। मेरा मानना सर इसमें एक हम रिफॉर्म ये कर सकते हैं कि सभी किसान बिजली का बिल भरे, उसके बाद जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनको हम डीबीटी के माध्यम से पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, आपने इंडियन ऑयल एजुकेशन स्कॉलरशिप भी प्राप्त की है। मुझे ये बताइए कि आजकल एक जस्ट स्टॉप ऑयल एक कैंपेन या मतलब एक ग्रुप है, वो काफ़ी चर्चा में है। किस वजह से और क्या है इनका मोटिव? जस्ट स्टॉप ऑयल, सुना है आपने इसके बारे में? सॉरी सर, नहीं सुना। नहीं सुना। अच्छा, आप तो भारतीय पुलिस सेवा में हैं, मुझे बताइए स्मार्ट पुलिसिंग क्या है? सर जैसे जो स्मार्ट पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट, इसके अंतर्गत हमें तकनीकी की इन सारी चीज़ों का उपयोग करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्मार्ट पुलिसिंग को इसके जो SMART है उसके आधार पर डिफाइन किया है। बता सकते इसका मतलब सर सेंसिटिव है, M का सर मॉडर्न एंड मूवेबल है, A का मतलब सर अलर्ट एंड अकाउंटेबिलिटी है, R का मतलब सर रिस्पॉन्सिव है और T का मतलब सर टेक्नो सेवी है। अच्छा, तो ये आप कितना देखते हैं आम जीवन में? जैसे हम पुलिस से रूबरू होते हैं तो ये स्मार्ट पुलिसिंग कितनी नज़र आती है? सर इस संबंध में जैसे काफ़ी स्तरों के ऊपर काम अभी किया जा रहा है। जैसे सर FIR है, उसको EFIR करना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है या फिर CCTNS है, ऐसे सॉल्यूशन है। पुलिस की जो ट्रेनिंग है उसके अंदर भी रिफॉर्म किए जा रहे हैं, उनको सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और महिलाओं के प्रति उनको सेंसिटिव भी बनाया जा रहा है। बहुत सही गगन। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप मैथ्स आपने विषय लिया हुआ है, तो ज़ीरो जो है भारत से भी जुड़ा हुआ है ज़ीरो, तो ज़ीरो जो है इसको हम क्या माने कि इसका खोज हुआ या इसका आविष्कार हुआ, और उसके पीछे आप अपना तर्क बताइए। जैसे हमारे वेदों में जीरो के बारे में इसका मेंशन भी किया गया है। सर मुझे लगता है कि सर जीरो का सर आविष्कार हुआ था सर। किसने किया आविष्कार? सर आविष्कार के संबंध में जैसे हमारे वेदों में जीरो का जो मेंशन है, लेकिन सर इसका अभी तक नाम पता नहीं है कि जीरो का किसने इसकी की है। बाकी वर्तमान समय में तो माना जाता है कि जो वेस्टर्न है और जो ग्रीक है उन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया है। लेकिन सर जो भारत के जो वेद है वहाँ पे भी जीरो भी मेंशन था पहले से। तो खोज या आविष्कार क्या मानूं मैं? खोज या आविष्कार? सर मैं इसको आविष्कार मानता हूँ सर। चलिए। सर गगन जी, IIT BHU के स्टूडेंट रहे हैं आप, BHU का इतिहास बता सकते हैं कुछ?
मैम BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में माननीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। वर्तमान में ये काफ़ी बड़ी जो एशिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी भी है। BHU के अंतर्गत 6 फैकल्टी और इंस्टीट्यूट और उसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट का यहाँ पर नॉलेज दिया जाता है। अच्छा गगन जी, एक बड़ी दिलचस्प चीज़ जो है पिछले कुछ वर्षों में देखने में आई है कि IIT BHU या तमाम IIT से पढ़े हुए शानदार स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया इंजीनियर, हिंदी में बहुत बढ़िया उपन्यास लिख रहे हैं और उनमें सबकी पृष्ठभूमि बनारस है, चाहे UP 65 हो, बनारस टाकीज़ हो या इसी तरीके के। आपने पढ़ा है कोई? सॉरी मैम, नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। आपने बनारस के कल्चर को बहुत पास से महसूस किया होगा। यस मैम। ऐसा क्या लगता है आपको बनारस की जो कल्चर थी उसमें ऐसी क्या खास बात लगती है कि उस पर जो चीज़ें लिखी गई वो लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आई? मैम, जो बनारस ने अभी तक अपनी जो पुरानी संस्कृति है, उनका जो कल्चर है और उनकी जो परंपरा है, उसको वर्तमान समय भी बनाए रखा है। जैसे वैश्वीकरण हुआ, आधुनिकरण हुआ और बाहर से भी यहाँ पे इतने सारे इन्वेजन हुए, उन सब के बीच भी जो बनारसियत है वो लोगों के बीच में है। वहाँ की जैसे छोटी छोटी गलियाँ है, वहाँ का खाना पीना है, लोगों के साथ बात करने का व्यवहार है, या फिर गंगा नदी के किनारे जो घाट है, ये सब ऐसा है कि जो और सिटी है उनकी तुलना में बनारस के अंतर्गत वहाँ की जो परंपरा और उनको लोगों के बीच में जोड़े रखते हैं। तो इन वजह से। अच्छा, तो अगर आपको बनारस से बनारस के कल्चर से कोई भी एक चीज़ अपने साथ ले जाने की अनुमति मिले तो आप क्या ले जाना चाहेंगे? मैम, मैं चाहूँगा कि जो हमारी संस्कृति है और जो आस्था है और जो आध्यात्मिकता है वो आधुनिकता के साथ मेरे साथ जुड़ी रहे। अच्छा, ठीक है। गगन जी, ये बताइए कि जो रिटायरमेंट की एज है हमारे यहाँ पे वो अलग अलग विभागों में और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग, आपको ये कितना न्याय संगत लगता है और आपको नहीं लगता कि इसको यूनिफॉर्म कर देना चाहिए? यस मैम, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 60 ईयर है, बाकी जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये 65 ईयर है या फिर हाई कोर्ट में 62 ईयर है। तो मैम ये उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से या फिर उनके जो अलग अलग फंक्शनलिटी और जो कंपोजिशन है उसके आधार पर होती है। हालांकि मैम ये एक डिबेट और डिस्कशन का मुद्दा है, इसके ऊपर कोई कम्युनिटी हम बना के ये एग्जामाइन कर सकते हैं कि इसके माध्यम से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या इससे हमें नुकसान हो सकते हैं। अगर कोई सैलरी में या फिर पेंशन में या फिर कोई मौद्रिक रूप से या फिर गवर्नेंस में अगर इससे कोई फ़ायदा होता है तो मैं मानता हूँ कि ये लागू किया जा सकता है यूनिफॉर्म। यस मैम। अच्छा, ठीक है। और ऐसे ही एक OPS का मुद्दा है, ओल्ड पेंशन सिस्टम, जो चुनाव आने के टाइम पे जब भी राज्य में चुनाव आता है कुछ सरकारों ने लागू कर दिया है और बहुत जगह पे इसकी मांग हो रही है। आपको नहीं लगता कि ये जो इतने सेंसिटिव मुद्दे हैं, संवेदनशील मुद्दे हैं, इनका राजनीतिकरण करने के बजाय एक प्रॉपर तरीका निकाला जाना चाहिए इसके निस्तारण का? और आप क्या सोचते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बारे में? मैम, बिल्कुल सही है कि इस प्रकार की जो पॉपुलिस्टिक स्कीम है, चुनाव के समय पर जो वादे किए जाते हैं उनका एक सॉल्यूशन तो अवश्य निकालना चाहिए। 2004 के बाद जो NPS के स्थान पर OPS को लागू किया गया था, जबकि वर्तमान में कुछ सरकार जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन्होंने OPS को लागू किया है। मैं बिल्कुल OPS के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि राज्यों के ऊपर इसके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा आर्थिक भार होगा और राज्यों की जो आर्थिक स्थिति है वो इससे और ज़्यादा खराब हो सकती है। इसके माध्यम से जो शिक्षा है, स्वास्थ्य या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनमें उनका फाइनेंस कम हो सकता है। मैम, इसमें एक सुधार ये किया जा सकता है कि हम वर्तमान की जो NPS स्कीम है उसको इतना अच्छा थोड़ा बना दे कि अगर कोई एक कर्मचारी रिटायरमेंट होता है तो इसको इतना तो मिनिमम मिलेगा ही, अगर उससे कम अगर उसको मिलता है तो सरकार उतना मिनिमम उसको देगी, अगर उससे ज़्यादा उसको मिलता है तो ये फिर शेयर मार्केट या फिर उन्होंने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है उसके आधार पे हो सकता है। अच्छा गगन, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि मोरल पुलिसिंग क्या है? यस मैम, जैसे जब पुलिसिंग के द्वारा जो कुछ सामाजिक जो कस्टम्स है उनको लागू करने के लिए पुलिसिंग की जाती है, जैसे महिलाओं को बोलना कि आपको हिजाब पहनना है या फिर इस प्रकार के कपड़े पहनने हैं या फिर आपको यहाँ पे नहीं जाना है, ये खाना है, इस तरीके से आपको रहना है। तो उनकी जो सामाजिक जीवन में जब पुलिस की जो दखलंदाजी होती है तो उसको मैं मॉरल पुलिसिंग बोलते हैं। ठीक है गगन, बहुत अच्छे, थैंक यू। थैंक यू मैम। गगन, यस। आपका नाम जो गगन है वो नेविगेशन से जुड़ा हुआ है। इंडिया का नेविगेशन एक है गगन, वो भारत के लिए कैसे काम आ रहा है? क्या सिर्फ भारत के लिए काम आ रहा है या और भी किन राष्ट्रों के लिए आ रहा है? सर, जो गगन है सर GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम है। सर, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो के द्वारा इसको डेवलप किया गया है।
सर इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो जीपीएस की एक्यूरेसी है उसको और बेहतर करना है ताकि उसके अंदर और ज़्यादा एक्यूरेसी आए। और सर वर्तमान में तो इसको सर इंडिया के द्वारा ही डेवलप किया और इसको सर हम ही उपयोग कर रहे हैं। सिविल इंजीनियर होने के नाते जो हड़प्पा कालीन जो सिविल इंजीनियरिंग चल रही थी उसमें प्लास्टर करने के लिए या वृहद स्नानागार में हम उनको पैक करने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते थे, या उनकी नालियों को पैक करने के लिए यस सर। कौन कौन से मटेरियल काम में लेते थे? सर जैसे सर इसमें मुझे एग्जैक्ट तो सर पता नहीं है, लेकिन सर मुझे लगता है कि वो लाइम का सर ज़्यादा यूज़ करते थे वहाँ पे, लाइम का और मोटार का। ठीक बात है। अगर वर्तमान संदर्भ में देखें सिविल इंजीनियरिंग में तो सीएनटी कैसे काम आ रही है और कहाँ कहाँ इसका उपयोग लिया जा रहा है? कार्बन नैनो ट्यूब्स। सर जो कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग हम कंक्रीट के अंदर मिक्स करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे फाइबर रेनफोर्समेंट कंक्रीट होती है, इसके माध्यम से सर अगर कंक्रीट जो स्ट्रक्चर के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई फ्लॉ आता है तो तुरंत इसके माध्यम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनाना या फिर बिल्डिंग के अंतर्गत जो बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम है उसको और अधिक बेहतर करना, इन सारी चीज़ों में सर इसका उपयोग कर सकते हैं। हम सीमेंट की ग्रेडिंग के बारे में बहुत सुनते हैं। यस सर। ये कौन कौन से आधार हैं जिस पर सीमेंट की ग्रेडिंग की जाती है? सर सीमेंट की ग्रेडिंग सीमेंट की जो फाइनेंस है उसके आधार पर की जाती है। जैसे सर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, इसके अंतर्गत सर 3 ग्रेड होती है, OPC 33, OPC 43 और सर OPC 53। ये सर इनकी फाइनेंस है। और 28 डे के बाद इनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी सर ये जो नंबर्स है 33, 43, 53 भी बताता है। हम लगातार सीमेंट की जो स्ट्रक्चर्स हैं उस पर पानी डालते रहते हैं, इसका क्या यूज़ होता है और क्यों करते हैं ऐसा हम? सर जैसे अब सीमेंट को हम कंक्रीट में मिक्स करते हैं तो जो फाइनल सेटिंग टाइम के बाद वो सेट होना प्रारंभ हो जाता है और केमिकल रिएक्शन होती है जिसे हाइड्रेशन की प्रोसेस बोलते हैं। उसके लिए लगातार पानी की आवश्यकता होती है। अगर पानी की जो रिक्वायरमेंट वहाँ पर नहीं होगी तो जो कंक्रीट है उसके अंतर्गत क्रैक बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस जो क्रैकों को रोकने के लिए और हाइड्रेशन की जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू बनाए रखने के लिए सर लगातार पानी का उपयोग करते हैं। फ्लाईओवर बनाने के लिए यही प्रोसेस जब काम में लिया जाता है तो उसमें पीएच लेवल को बड़ा सावधानीपूर्वक रखा जाता है। कौन कौन से पीएच लेवल हैं जहाँ पर इनको फ्लाईओवर्स को बनाने के लिए रखा जाता है? सर पीएच सर हार्डनेस पानी का सर पीएच पूरे सीमेंट कंक्रीट के साथ मिला हुआ फाइनल पीएच। सर जो जैसे पानी के अंदर अगर पीएच कम है फिर ज़्यादा है तो जो एग्रीगेट होते हैं फिर जो सिलिका होते हैं उनके साथ वो रिएक्शन कर सकता है। जैसे अगर हम जैसे समुद्र का पानी या फिर ऐसा पानी उपयोग करेंगे जिसके अंदर ज़्यादा सैलिनिटी है तो जो रिएक्टिव एग्रीगेट है और जो सिलिका है उनके साथ वो रिएक्शन कर लेगा। इसकी वजह से जो रेनफोर्समेंट है उनमें कोरोजन होने लग जाता है सर। इसमें किसी प्रकार से यूज़ एल्यूमिना का भी है सीमेंट के अंदर सर? सर बिल्कुल सर। सीमेंट के जो कंपोजिशन होता है उसमें सर सिलिका भी होती है, एल्यूमिना भी होता है, मैग्नीशियम भी उसमें मिलाते हैं और सर जिप्सम भी मिलाया जाता है। कंक्रीट और मोर्टार में क्या डिफरेंस होता है? जी सर। सर कंक्रीट तो सर जैसे सीमेंट, कंक्रीट, एग्रीगेट वो सब का जो मिक्सर होता है सर उसको कंक्रीट बोलते हैं। और सर मोटार जो प्लास्टर करने के लिए उपयोग करते हैं। आपने इसी में कंक्रीट को इंक्लूड किया है और मैं कंक्रीट को मोटार से अलग कर रहा हूँ। सॉरी सर, तो इस संबंध में तो चलिए सर प्लीज। गगन, यस सर। इंक्विजिटोरियल मेथड ऑफ जस्टिस क्या है, जिसको हम जिज्ञासु प्रक्रिया भी कहते हैं? सॉरी सर, मैं अभी सर एक बार रिपीट करूंगा। जिज्ञासु प्रक्रिया है न्याय प्रणाली का तो ये सुना है आपने, क्या है? सॉरी सर, इस संबंध में जानकारी नहीं है। हाल में ही केंद्र सरकार ने एक बिल पास किया है जो है CRPC आइडेंटिफिकेशन बिल। जी सर। क्या समस्याएं हैं इस बिल में? सर जो आपराधिक न्याय प्रणाली को और बेहतर करने के लिए और उसमें सर टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। सर इसका जैसे कुछ लोगों ने इस आधार पर विरोध किया था कि इसके माध्यम से जो डेटा कलेक्शन किया जाएगा उस डेटा की प्राइवेसी के लिए हमारे यहाँ पे अभी भी कोई लॉ नहीं है। सरकार अगर कोई एक अपराधी को कुछ समय के लिए ही गिरफ्तार किया गया है, उसके भी जैसे फिंगरप्रिंट है, आइरिस है या फिर और सारे जो नमूने हैं वो सरकार के द्वारा एकत्रित किए जाएंगे। अगर कोई एजेंसी इन जो आइडेंटिफिकेशन उन्होंने उपयोग किए हैं अगर उसका दुरुपयोग करती है या फिर लोगों की प्रोफाइलिंग बनाने के लिए उपयोग करती है तो ये सब में इसका दुरुपयोग हो सकता है। मेरा आखिरी प्रश्न, गणित जो विषय है वो लैंगिक विषय है या गैर लैंगिक विषय है? सर गणित एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है सर, इसको लैंगिक और सर अलैंगिक के आधार पर तो हम नहीं बोल सकते।
ठीक है, धन्यवाद गगन। गगन, आपने लिखा कि आप कृष्ण भजन या कन्हैया फोक सॉन्ग सुनना Yes, पसंद yes, करते sir. हैं। भजन जो हैं विभिन्न देवी देवताओं के बारे में हैं, और भगवान राम के भजन भी हैं, भगवान शिव के भी हैं, कृष्ण जी के भी हैं, और सूफी फोक भी है। क्या इन सब की प्रकृति में कोई खास अंतर दिखता है आपको, कि अगर राम का भजन है तो उसकी प्रकृति क्या होगी, कृष्ण भजन की क्या होगी, शिव भजन की क्या होगी? सर इस संबंध में सर मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि जो सर कन्हैया गीत है जो भगवान श्री कृष्ण से ही संबंधित नहीं है सर, ये उन गीतों को एक नाम दिया जाता है, वो सर अलग अलग भगवान के ऊपर या फिर वर्तमान की सामाजिक प्रथाओं के ऊपर या फिर कोई और वर्तमान की किसी मुद्दों के ऊपर हो सकते हैं। हालांकि सर अलग अलग जो हमारे भगवान या फिर जो लोक देवता है उनके ऊपर सर जो भजन गाए जाते हैं तो उनकी सर जो प्रकृति है सर वो अलग अलग हो सकती है। जैसे सर राम के लिए अलग हो सकती है, भगवान श्री कृष्ण के लिए अलग हो सकती है, वही या फिर अंतर कई बार मैं- सेम भी हो सकता है। वही अंतर मैं समझना चाह रहा हूँ, क्या अंतर होता है? सॉरी सर, इस संबंध में तो सर जानकारी नहीं है मुझे। पद, आपने एक शब्द का जिक्र Yes, sir. किया। पद का मतलब होता है जो गीत है, जो Yes, sir. भक्ति का गीत है, उसको पद कहते हैं। क्या आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कि कौन से रचनाकारों के पद आपने ज़्यादा सुने हैं? सर मैंने जो हमारे जो स्थानीय जो पद है या स्थानीय जो लोकगीत है सर उन्हीं को सर मैंने सुना है। ठीक है गगन, आपसे बात करके अच्छा लगा, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। यस यस यस, बैठो गगन। थैंक यू सर। पिछली बार तुम्हारा रैंक पीछे क्यों रह गया था, क्या वजह थी? मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। सर ऐसे में 77 नंबर हाँ, वही मैं कह रहा था कि ऐसे में शायद बहुत कम नंबर आए थे। थे। यस सर। इंटर में कितने थे पिछली बार? सर 168। और मैथ्स में? सर 282। इस बार कैसा है मैथ्स? मैं सर अच्छा ही हुआ है इस बार। जीएस भी? जीएस भी सर ठीक ही हुए थे। और ऐसे? सर ऐसे तो लास्ट ईयर भी सर अच्छा ही लेके आया था, लेकिन पता नहीं संयोग की बात थी। यस सर। तो कितने अंक ज़्यादा आने से आप आईएएस बन जाते पिछली बार? सर 7 नंबर। बस? यस सर। फिर तो बन गए। इंटरव्यू आपका इतना अच्छा इस बार हुआ है। पिछली बार अगर 168 थे तो आज की परफॉर्मेंस आपकी है 190 प्लस की है। आज तो कमाल किया आपने, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। एंट्री बहुत बढ़िया है। सबको नमस्ते मत करो बारी बारी, एक बार नमस्ते कर दो काफ़ी है, ठीक है? बैठने का तरीका अच्छा है, ड्रेस बहुत बढ़िया है। शूज़ बस पॉलिश कर लेना उस दिन जब जाओगे, थोड़ा सा वो ठीक नहीं लगता ना। इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया है। आईपीएस जब पूछा गया कि भाई आईएएस क्यों बनना चाह रहे हो, आईपीएस ठीक तो हो, वो आपने ठीक बताया। थोड़ा सा जो प्रसिद्ध कुछ आईपीएस हैं नाम अच्छे बताया आपने। यस सर। एक किताब अभी पब्लिश हमने की है पिछले साल, हौसलों का सफ़र नाम से। यस सर। उसमें देश के सबसे शानदार 13 आईपीएस जो अफसरों की कहानियां हैं पूरी, मतलब पूरा Yes, क्या क्या sir. किया उन लोगों ने। वो किताब आप यहीं से ले लेना दृष्टि से ही, एक बार उसको देख लेना ताकि आपको आइडिया रहे। ईओएल वाला ठीक था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव वाला कोई दिक्कत नहीं है। सिविल सर्विस, सिविल इंजीनियरिंग का लिंक भी आपने अच्छा बता दिया। शेड्यूल 5 और 6 में गड़बड़ था आपका मामला। यस सर, वो कंफ्यूज हो गया सर। शेड्यूल 5 है जिसको बोलते हैं शेड्यूल्ड एरियाज। शेड्यूल 6 में ट्राइबल एरियाज हैं। यस सर। तो 5 में ट्राइबल एरिया कभी नहीं होता है, ठीक है? Yes, और 5 और 6 में वैसे भी आप कंफ्यूज थे कि कौन सा किस में आता Yes, है sir. ना। देख लूँगा सर। तो वो एक बार देख लेना 5 और 6 वाला। इसके बाद 0 वगैरह पर ठीक था, क्योंकि अब बनारस से हैं और आईआईटी से हैं, तो वो नई वाली हिंदी नाम से कंसेप्ट चल रहा है आजकल। तो नई वाली हिंदी में कौन कौन लेखक जो लिख रहे हैं, और बनारस से भी लिंक है ही उन लोगों का। तो देख लो कि कौन से लेखक 4-5 फेमस आजकल हैं, उनके कौन कौन से नॉवेल्स वगैरह हैं, एक लिस्ट देख लीजिए। कोई हिंदी साहित्य वाला आपका दोस्त होगा ना, उससे मिल जाएगी। ओके सर। ओपीएस एनपीएस से बहुत शानदार स्टैंड लिया आपने, बहुत साहसी और बढ़िया स्टैंड लिया। एक अकेला प्रश्न जो गलत है शेड्यूल 5-6 के अलावा, मोरल पुलिसिंग वाला है। यस सर। आप ये मान के चल रहे हैं कि पुलिस जब मोरालिटी पे आती है, वो तो ईरान में होता है, ईरान की जो मोरल पुलिस है, लगता है वो आपके दिमाग में बैठ गया यस होगा। सर। मॉरल पुलिसिंग का मतलब है कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सत्ता में हो, पुलिस में हो, ना हो, अगर वो मोरालिटी को थोपने का प्रयास करे, चाहे स्कूल का प्रिंसिपल ही क्यों ना हो, चाहे पंचायत का सरपंच ही क्यों ना हो, अगर वो लोगों पर मोरालिटी थोपता है तो वो मॉरल पुलिसिंग है। जैसे किसी पंचायत का ये कहना है कि महिलाएं मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगी, ये मॉरल पुलिसिंग है।
वैलेंटाइन डे के दिन यदि कुछ लोग लाठी लेके निकलें और लोगों को मारने लगें, ये मॉरल पुलिसिंग है, जबकि वो पुलिस तो नहीं है। तो पुलिस में होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी समाज का ठेकेदार बन के अगर लोगों को सिखाए कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, नहीं तो मैं पुलिस जैसा बर्ताव करूंगा, ये मॉरल पुलिसिंग का कंसेप्ट होता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। एक्सप्रेशन आपका बहुत अच्छा है, आपकी आवाज़ शानदार है, मतलब आवाज़ बुलंद है, फ्लो बहुत बढ़िया है। तेज़ गति से बोलने से ना प्रभाव बड़ा ज़बरदस्त होता है। आपकी गति बहुत अच्छी है बोलने की, बहुत ही बढ़िया है। एक्सप्रेशन में कोई सुझाव नहीं है। पूरे इंटरव्यू में एक आध बार मुस्कुरा दोगे तो और बढ़िया हो जाएगा, 2-4 नंबर और मिल जाएंगे, है ना। कभी मुस्कुरा दो बस। और लीगल क्वेश्चंस में एक आध जगह लगा, लेकिन ठीक है, कितना तैयार करोगे यार। अब भजन आपने लिख दिया है ना कन्हैया वाला, तो थोड़ा सा किसी से मिलके या मुझसे एक बार बात कर लेना। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूंगा कि कृष्ण भजन, राम भजन, शिव भजन, इनमें क्या एक एक वाक्य का अंतर पता रहे। और कृष्ण भजन में भी सूरदास के भजन, मीराबाई के भजन, नंददास के भजन, 1-2 वाक्य बोल सकें आप और फिर ये कहें कि सर मेरा तो आशय कन्हैया भजन से इससे है। एक वाक्य बोलने के बाद जब बताएंगे तो और अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे ख्याल से 190 प्लस पे हैं और कोई कारण नहीं है कि आप प्रॉपर IAS पर ना आए इस बार। आपको बहुत शुभकामनाएं। अग्रिम बधाई तो नहीं देंगे क्योंकि यूपीएससी है भाई, जब तक ना हो जाए क्या बोले, लेकिन हमें उम्मीद है कि हो जाएगा। कोई सवाल है आपका? सर ऐसे तो सर जैसे IPS में सर ज़्यादा दिक्कत ऐसी में होती है, काफ़ी बार IPS से IAS क्यों बनना है। एकदम ठीक है आपके, कोई ओके दिक्कत नहीं है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। तो कब है इंटरव्यू यूपीएससी में? सर 17 को। हाँ तो 13 दिन है ना अभी तो, 14 यस सर। 13 दिन। कोई डाउट हो तो एक बार बात करेंगे, बैठेंगे। ओके मैं सर। 5-6 दिन में फ्री हो जाऊंगा मॉक इंटरव्यू से, फिर मैं बैठूंगा आपसे अलग से बात कर लूँगा। ओके सर, ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक, थैंक यू सर।